सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो सही होगा उसके साथ खड़े होंगे, चाहे अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। जो गलत होगा उसके साथ कितना भी बड़ा ताकतवर खड़ा हो उसके खिलाफ खड़े होंगे, उस गलत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो कब्रिस्तानों पे मुस्लिम आवाम हो या दूसरे लोग हो जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कब्रिस्तानों को मुक्त कराएंगे। कब्र के लिए जगह देंगे ना, 2x6 की जगह सबको देंगे मरने के बाद, लेकिन उससे पहले कोई सोचे कि मैं कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा के बैठ जाऊं। वफ़ की ज़मीन है, लावारिस है, कोई कहेगा नहीं। सेटिंग गेटिंग के खेल जो होते थे कि पैसा दे दिया, रसीद कटवा दी, नेताजी का भी जेब गरम है, वक्फ बोर्ड की भी जेब गरम है और खेल चल रहे हैं, ये यहाँ नहीं होगा। पूरी ईमानदारी से अल्लाह पाक ने इतना इंतज़ाम मेरा किया है कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार हलाल की रोज़ी रोटी कमा सकें और खा सकें। इसलिए मुझे बिल्कुल इस सदके ज़कात के पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए चाहे वो कलियर की ज़मीन हो जो कई सौ बीघा ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे हुए हैं, उसको लाने की जिम्मेदारी मैंने कसम उठाई है कि उस ज़मीन को वापस दरगाह को दिलाऊंगा। जो कब्रिस्तानों की ज़मीन है, चाहे वो देहरादून कब्रिस्तान की ज़मीन हो, लगभग 100 बीघे से ज़्यादा का वक्फनामा है जिसके ऊपर बेवजह लोग बिना कागज़ों के अपने मकान बना के बैठे हुए हैं, या अलग अलग ज़मीनें हो जहाँ अन्याय किसी भी कौम के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े होंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी कहीं खड़ा होना पड़ेगा तो खड़े होंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ ज़रूर होंगे। और ये इसलिए बोल रहा हूँ, इस्लाम हक का नाम है। जो मोमिन हक के साथ नहीं खड़ा वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता। वक्फ की ज़मीनों को देख लीजिए, कब्ज़ा कराने वाले मुसलमान कांग्रेसी बड़े बड़े नेता, अभी अकबर अहमद डंपी एक बहुत कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, पूर्व सांसद, 200 बीघे ज़मीन पे रिसोर्ट बना रखा है वक्फ की ज़मीन। भाई तो आपकी थोड़ी ज़मीन है, यतीमों का, मिस्कीनों का हक है। आप अपनी अय्याशी के लिए ऐशगाह बना रखी है आपने, तो ये नहीं चलेगा। एक सईदुज़्ज़मा साहब थे हमारे कलियर में, उन्होंने वक्फ की संपत्ति कब्जा रखी है, पूर्व सांसद। ये कब तक चलेगा? तुम मुल्क कौम के ठेकेदार बन के तुम ही लूट मचा दोगे। अच्छा चेयरमैन साहब, आपके इस मुहिम का कौम या मदारिस के ज़िम्मेदार कितना इस्तकबाल कर रही है, कितना आपका साथ दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उलमाए हक, मेरी बात हुई है, वो साथ दे ही रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी और साथ मिलेगा। जो लोग हमारी सेंटिमेंट्स को समझ जाएंगे, जो लोग हमारी फीलिंग्स को समझ जाएंगे, जो हमारी नीयतों को समझ जाएंगे, वो हमारा साथ देंगे। क्योंकि हमारी नीयत मुल्क को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने की है। हमारी नीयत अपने कौम के साथ गद्दारी करने की नहीं है। हम ईमानदारी से कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ लेके चलना चाहते हैं। तरीका अलग हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि उलमाए हक जो अच्छे लोग हैं, जो हमें धीरे धीरे समझ रहे हैं, वो साथ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा साथ मुझे अपने उलमाओं का मिलेगा। सब लोग सलाहियतमंद लोग हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप किसी को समझने की कोशिश कर लें तो मुझे नहीं लगता कि एक इंग्लिश में कहावत थी कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, ऑल पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। आप सब लोगों को हर लंबे वक्त तक के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ना हम बना सकते हैं, ना कोई और बना सकता है। इसलिए लोग भी समझ रहे हैं और इसलिए लोग अब साथ भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल मुझे दिख रहा है, लोग यकीन भी कर रहे हैं। विरोधी तो विरोध करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी करेगा। अब वक्फ की ज़मीनों को देख लीजिए, कब्ज़ा कराने वाले मुसलमान कांग्रेसी बड़े बड़े नेता, अभी अकबर अहमद डंपी एक बहुत कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, पूर्व सांसद, 200 बीघे ज़मीन पे रिसोर्ट बना रखा है वक्फ की ज़मीन। भाई तो आपकी थोड़ी ज़मीन है, यतीमों का, मिस्कीनों का हक है। आप अपनी अय्याशी के लिए ऐशगाह बना रखी है आपने, तो ये नहीं चलेगा। एक सईदुज़्ज़मा साहब थे हमारे कलियर में, उन्होंने वक्फ की संपत्ति कब्जा रखी है, पूर्व सांसद। ये कब तक चलेगा? तुम कौम के ठेकेदार बन के तुम ही लूट मचा दोगे तो कौम कहाँ जाएगी? हाँ, उनके लोग भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं तो वो भी अटैक करते रहते हैं, कुछ झूठ सच निकाल के कोशिश करते हैं कि अटैक कर दें, बदनाम कर दें। तो लेकिन हम चिंता मत कीजिए, बदनामी से वो डरेगा जिसने कुछ गलत किया। इसलिए हम ना डरते हैं ना पीछे हटते हैं। और बिल्कुल एक बात को बिल्कुल क्लियर लाइन पे कहता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री ने भी कहा है और वक्फ बोर्ड ने उसे अपना ध्येय वाक्य बनाया है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो सही होगा उसके साथ खड़े होंगे, चाहे अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। जो गलत होगा उसके साथ कितना भी बड़ा ताकतवर खड़ा हो उसके खिलाफ खड़े होंगे, उस गलत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो कब्रिस्तानों पे मुस्लिम आवाम हो या दूसरे लोग हो जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कब्रिस्तानों को मुक्त कराएंगे। कब्र के लिए जगह देंगे ना, 2x6 की जगह सबको देंगे मरने के बाद, लेकिन उससे पहले कोई सोचे कि मैं कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा के बैठ जाऊं। वफ़ की ज़मीन है, लावारिस है, कोई कहेगा नहीं। सेटिंग गेटिंग के खेल जो होते थे कि पैसा दे दिया, रसीद कटवा दी,
नेताजी का भी जेब गरम है, वक्फ बोर्ड की भी जेब गरम है और खेल चल रहे हैं, ये यहाँ नहीं होगा। पूरी ईमानदारी से अल्लाह पाक ने इतना इंतज़ाम मेरा किया है कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार हलाल की रोज़ी रोटी कमा सकें और खा सकें। इसलिए मुझे बिल्कुल इस सदके ज़कात के पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए चाहे वो कलियर की ज़मीन हो जो कई सौ बीघा ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, उसको लाने की जिम्मेदारी मैंने कसम उठाई है कि उस ज़मीन को वापस दरगाह को दिलाऊंगा। जो कब्रिस्तानों की ज़मीन है, चाहे वो देहरादून कब्रिस्तान की ज़मीन हो, लगभग 100 बीघे से ज़्यादा का वक्फनामा है जिसके ऊपर बेवजह लोग बिना कागज़ों के अपने मकान बना के बैठे हुए हैं, या अलग अलग ज़मीनें हो जहाँ अन्याय किसी भी कौम के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े होंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी कहीं खड़ा होना पड़ेगा तो खड़े होंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ ज़रूर होंगे। और ये इसलिए बोल रहा हूँ, इस्लाम हक का नाम है, जो मोमिन हक के साथ नहीं खड़ा वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता। तो इस आपकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का जो ख्वाब है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो आप शायद इस ख्वाब को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो तो हम यहाँ आपको बहुत जल्द इस मार्च से ही स्टार्ट करते हुआ दिखा देंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमने तैयारी भी कर दी है। मॉडर्न मदरसे हमने चयनित कर लिए हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। 4 मॉडर्न मदरसे हम स्टार्ट करें, और उसके बाद सेकेंड लाइन पे हम फिर 117 के 17 में इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। और मेरा मानना है उत्तराखंड के हर मदरसे में ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्यों ना हो मेरे बच्चे के एक हाथ में कुरान। मेरे तो प्रधानमंत्री का सपना मैं पूरा देवभूमि उत्तराखंड से करूँगा। मैं कह रहा हूँ उस कुरान को मेरा बच्चा कुरान भी पढ़ेगा, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेगा, उसका मकसद को पढ़ेगा, उसके पीछे उसका उस आयत के नाजिल होने का क्या मकसद था उसे जानेगा, और तब जाके पढ़ेगा। सिर्फ रट्टाफिकेशन से भी काम नहीं चलेगा, आगे अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे। और मैं कह रहा हूँ ये काबिलियत बहुत काम आने वाली है। आज हमारे बच्चे जब लायक बनेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि जब एक बाशरी बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा तो फिर कंडीशन अलग होगी। मुल्क में हमारी जो इज़्ज़त कहीं आपसी क्लैशेस की वजह से तार तार हुई है वो नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे नबी ने एग्ज़ाम्पल सेट किए हैं। एक बुढ़िया जो उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी, उन्होंने कभी बुढ़िया को चाहते तो उसके साथ तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। वो कूड़ा डालना बंद कर दिया तो उसकी तबीयत पूछने पहुँचे कि भाई वो कूड़ा डालने वाली बुढ़िया आजकल कहाँ नज़र नहीं आ रही। तबीयत ख़राब थी तो उसकी तबीयत, उसको दवा दिलाई, उसकी तबीयत ठीक कराई। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह का इस्लाम, जो अपने पड़ोसियों के हक़ को समझता है, जो दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझता है, जो दूसरे के दिलों को जोड़ने की बात करता है, जो दिलों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है। ये इस्लाम है। दिल तोड़ने वाला इस्लाम तो ये तो दूसरा इस्लाम हो सकता है। अल्लाह का इस्लाम दिल तोड़ने वाला इस्लाम नहीं हो सकता। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ना आतंकवाद के लिए इस्लाम में ज़रूरत कहीं जगह है, क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे, जो अपने जिंदों को नहीं जलाते, वो जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदे को क्या जलाएंगे। तो हम तो मुर्दे को जलाते हुए डरते हैं, तो जो जिंदों को जला रहे हैं, बम बांध के फट रहे हैं, वो इस्लाम नहीं है। ना वो इस्लाम की टीचर्स हैं, ना उसकी शिक्षा है। इसलिए हम ये ज़रूर मानते हैं कि हम सब मिलकर इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे तो इस्लाम की खूबसूरती लोगों तक पहुंचेगी। और इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है। अगर मोमिन से कोई नाराज़ हो जाए तो मुझे लगता है वो मुसलमान है ही नहीं। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, एक बड़ा मसला है मदरसों में असातिज़ा की तनख्वाहों का, ठीक है, और दूसरा बड़ा मसला यह है कि जो मदारिस में तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं, हमने देखा है कि उनको वर्जिश का या दूसरा जिस तरह अपनी हेल्थ या सेहत को लेकर इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आप मदारिस को इन दो बातों से क्या जवाब देंगे, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? जब मैंने कहा कि हमारा जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। आप एक सामान्य स्कूल को पकड़िए, उसके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, जिसे हम पीटी कहते हैं, तो वो तो हमारे यहाँ पीरियड में होता है। जो बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाता है उसके ऊपर इसका लोड कम कर देते हैं, एजुकेशन का कहते हैं इसे स्पोर्ट्स कोटे में आगे भगाओ, ये बच्चा अच्छा एथलीट निकल सकता। उस बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उसे देश के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान के साथ साथ एजुकेशन हासिल करते हुए वो लग रहा है कि स्पोर्ट्स में जा सकता है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स का अलग इंतज़ाम करेंगे ना। उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे ना। हाफिज़ कुरान भी बनिए आप, लेकिन स्पोर्ट्स में भी जाइए, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़िए और स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को तो डाइट पूरी नहीं मिल पा रही, उनको खाना पूरा नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छे कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे लड़ें।
वो अपने उस्ताद, क्योंकि उस्ताद को बाप से ज़्यादा बड़ा अहमियत हमारे बच्चों को दी जाती है, तरबियत में है, वो इसलिए शिकायत तक नहीं कर पाते वो बच्चे। तो इन बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो इन बच्चों पे डायरेक्ट लगाएंगे, मॉडर्न मदरसों के ऊपर लगाएंगे कि मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, इनका अच्छा मेस हो, इनको अच्छा कपड़े मिल सके, इनकी सारी तरबियत बेहतर अंदाज में हो। और कौम पैसा दे रही है, कौम चंदा देने के लिए तैयार है, अपने पास पैसे देने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड की दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, इनका कब उपयोग करोगे, कब इनका इस्तेमाल करके अपने बच्चों पे लगाओगे? प्रॉपर्टी रखी है, लोग इन पे कब्जे करते हैं, वक्फ बोर्ड मिलके कब्जे कराता है, फिर उन पैसे की सेटिंग वेटिंग हो जाती है, नेताजी के पेट बड़ा हो जाता है, जेब भर जाती है, आवाम ठगी की ठगी रह जाती है। जब तक इन अवकाफ की प्रॉपर्टियों को पूरे चैनल के साथ बच्चों की एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे, और तब तक मुझे लगता है कि इस सिस्टम को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि इन प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करेंगे, जो वक्फ की प्रॉपर्टी, इनमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएंगे जो सबके काम आए, इनमें अच्छे स्कूल्स बनाएंगे जो बाकी लोगों के भी काम आए। क्यों उसमें खाली मुसलमान ही पढ़े, क्यों गैर मुस्लिम ना पढ़े? जो आना चाहे सबके लिए वेलकम होना चाहिए, आइए, सब आइए। और मेरे स्कूल के अंदर, मेरे मॉडर्न मदरसे के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कैमरास लगे हों, एजुकेशन का पैटर्न, जो बच्चा है वो पढ़े, सबको पता चले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ओपन हैं। हमारी नियतों में जब कोई खोट नहीं है तो फिर पर्दे की क्या जरूरत? साफ मन से काम करेंगे, साफ मन से लोगों को पढ़ाएंगे, अपने उस्तादों को, अपने टीचर्स को बेहतर सैलरी प्रोवाइड कराएंगे, अपनी बच्चियों को बेहतर उनकी सुविधा के हिसाब से, जो बच्चियां हमारी हिजाब में मदरसे में आना चाहेंगी उनके लिए पूरा उसकी व्यवस्था हो, पर्दे की प्रॉपर व्यवस्था हो, जैसे कॉन्वेंट में होती है। शलवार कमीज़ के साथ मेरी बेटियां आएँ और वो भी अपना नाम रोशन करें। वो क्यों डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकती? उन्हें बेटियों को कब तक घर में हम दबा के रखेंगे? तो सबको हक है, इस मुल्क में आज़ादी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि तेज़ी के साथ ये आज़ादी हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत से हासिल की है। इस आज़ादी का पूरा लुत्फ़ मेरे बच्चों को भी मिले, और जिस फील्ड में मेरा बच्चा जाना चाहे, सरकार उसके साथ है, वक्फ बोर्ड उसके साथ है। और मैंने इसलिए कहा है, हम बहुत ईमानदारी के साथ प्लान कर रहे हैं। इसमें तमाम उलेमाओं का हमें साथ की ज़रूरत है, अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मिल के बेहतर करेंगे। अगर हम गलत करेंगे तो ये दुनिया फ़ानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, मुझे भी चखना है। तो मैं तो अपने आखिरत के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगा तो शायद सदका जारिया के रूप में मुझे भी कुछ फ़ायदा मिलता रहे। और आज हम कुछ गलत करके जाएंगे तो हालात हमारे भी वो होंगे जो पुराने चेयरमैनों के हुए हैं। यहाँ कीड़े पड़ के मरता है आदमी, लंबे लंबे कीड़े होते हैं जो सदके ज़कात और ये इसके खैरात के पैसों को खाते हैं ना। ये यतीमों का, मिस्कीनों का हक है। बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हश्र होगा। अल्लाह पाक हमें भी इस बुराई से बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे, बेईमानी से बचा ले। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर हम मिलकर साफ़ नीयत के साथ काम करेंगे तो और कुछ हो ना हो, कौम याद तो ज़रूर रखेगी, अपनी दुआओं में याद रखेगी। ये उम्मीद करता हूँ कि मैं भी सीधे रास्ते पे चलता रहूं, मेरे भी पैर डगमगाएं ना, मेरी नीयत ख़राब ना हो। इसके लिए आपके तमाम व्यूवर्स से दुआ करूंगा कि मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं सीधे रास्ते पे चलता रहूं, मैं कहीं लालच में आके कहीं डगमगाऊं ना, मेरी नीयतें कहीं कमज़ोर ना पड़ें। इंसान है, कई बार बहकने का ख़तरा रहता है। इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ। ठीक है नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चेयरमैन साहब आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की। उम्मीद है आपने पूरी समाअत की होगी। तो आप तमाम देखने और सुनने वालों से अपील है कि आप इस वीडियो के मुतालिक कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।